हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एएससी स्टार्टर। मैं आपको इस वीडियो में क्लास 7 का साइंस का मिड टर्म का डीए की तरफ से जो प्रैक्टिस पेपर इशू किया गया ना, इसको पूरा कंप्लीट यहाँ पे सोल्व करके आपको समझा रहा हूँ। देखिए, मैंने पिछले साल का पेपर भी प्रोवाइड किया है, वो भी देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, ये कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो आपको पता होना चाहिए, जो प्रकाश संश्लेषण है उसके दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। देखो, कई बार क्वेश्चन ना चेंज होकर यहाँ पे आ जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड लिखना। ठीक है, क्वेश्चन चेंज होकर भी आ सकता है, आपको अच्छे से समझ के करना है। और एक बात और, ये जो प्रैक्टिस पेपर डीओ इशू करती है ना, तो ये क्वेश्चन नहीं, आपको इसके आसपास की चीजें करनी है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया कर लो, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं इसको भी कर लो। ठीक है, जैसे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, सूर्य के प्रकाश को पौधे जो है वो प्राप्त करते हैं, पत्ती में क्लोरोफिल होता है, हाँ है ना, और जमीन से जो है जड़ को प्राप्त कर, जड़ जो होती है पानी को प्राप्त करती है। तो इन सब प्रक्रम के द्वारा जो है पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो आप बुक से अच्छे से एक एक चीज करो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है अगर ये करोगे ना, फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। सुनने मेरी बात, अब आगे देखो। ये कह रहा है कौन सा जीवाणु मिट्टी में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, तो वह राइजोबियम। फिर नेक्स्ट है पितरस डैश में संग्रहित होता है, तो पितरस होता है पिताशय में। ठीक है, फिर कह रहा है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, जैसे आप बुक ओपन करोगे ना, तो जैसे लिखा है यह पितरस स्रावित करती है। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, यकृत गहरे लाल रंग, देखो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, आप कैसे स्टडी करना। ठीक है, बाकी आपकी अपनी राय भी हो सकती है। पितरस डैश में संग्रहित होता है, तो पिताशय में होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे संग्रहित की जगह ये पूछ लेता कहाँ से निकलता है, तो देखो, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पितरस स्रावित करती है, जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे पिताशय कहते हैं। देखो मेरी बात ध्यान सुन लो, क्वेश्चन में हल्का सा चेंज करता है, आंसर बदल जाता है। संग्रहित बोला था तो मैंने आपको बताया पिताशय है, लेकिन अगर यही क्वेश्चन में आ जाए और बोले कि पितरस पैदा कहाँ से होता है, तो आप जो है यहाँ पर बता दोगे यकृत से होता है, लीवर से होता है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लैंड है ये ऐसे आपको स्टडी करनी है अगर आप सच में स्कोर करना चाहते हैं ना। और जैसे ये लिखा है पेट अमाशय, तो इसमें से तीन चीजें कौन सी निकलती है, स्रावित, याद रखो स्रावित निकलना, श्लेष्मल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, और पाचक रस डाइजेस्टिव एंजाइम। तो आपको ऐसे स्टडी करनी है। फिर आपसे पूछ लेगा कि ये जो HCl है, ये जो अम्ल है, ये क्या करता है, पेट में जो हम भोजन खाते हैं ना, उसके अंदर जितने जीवाणु होते हैं उनको नष्ट कर देता है, भोजन को अम्लीय बना देता है। ठीक है, और देखो जठर रस क्या करता है, प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। देखो कोई भी दे सकता है एग्जाम में। ठीक है, मैं इसलिए बुक लेकर आया हूँ, मैंने कहा था ना कि आपको तसल्ली से आराम से बताऊंगा। अगर अपचित भोजन को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं निष्कासन। देखो आपको शरीर का ना पूरा प्रोसेस अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से क्या स्टार्ट होता है, और ये जो है ना पूरी की पूरी पिक्चर एग्जाम में आती है। ठीक है, तो आपको इन सबके नाम अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा याद रखना, ये मानव में जो पाचन की प्रक्रिया है से लेकर जो गंध बाहर जितना भी निकलता है, पूरा प्रोसेस ही आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है 50 डिग्री सेल्सियस तापमान की लोहे की छड़ को 50 डिग्री सेल्सियस तापमान के जल से भरी बाल्टी में डाला जाता है, तो इस प्रक्रिया में ऊष्मा क्या होगी। बोलो ना तो लोहे की छड़ से जल की ओर, ना ही जल से लोहे की छड़ की ओर स्थानांतरित करेगी। क्यों, क्योंकि दोनों 50 50 डिग्री सेल्सियस है ना, ना तो किसी का ज्यादा ना किसी का कम है, इसलिए ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, और कोई भी चीज जब ट्रांसफर होती है ना, वो हाई से लो की तरफ जाती है, जो ज्यादा होगा ना तो उससे दूसरी तरफ जाएगी। मान लो अगर ये 50 होता और ये 25 होता, तो यहाँ से यहाँ जाती, मतलब पानी की जो हीट है वो किस में लगने लग जाती, लोहे की छड़ में। और लोहे की छड़ की अगर हीट ज्यादा होती, पानी के मतलब लोहे की छड़ की हीट जो पानी की तरफ जाने लग जाती है, यानी ना हाई से लो की तरफ कंसेंट्रेशन होता है। ठीक है, छठे नंबर पे देखो, ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है,
तब डैश बनने के कारण वो दूधिया हो जाता है। तो देखो आपको ये याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में डाल रहे हैं तो इसकी इक्वेशन भी आपको करनी है, क्योंकि क्वेश्चन डीपली आएंगे। तो आप चूने के पानी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसमें CO2 डालेंगे तो कैल्शियम कार्बन बन जाएगा और जो है पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा अच्छे से। देखिए ये रहा, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चूने का पानी है, इसमें कैल्शियम, जब इसको मिलाया तो कैल्शियम कार्बन बना और पानी बाहर निकल गया। ठीक है, तो ये लिखा जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बन बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। और चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड का मानक परीक्षण कहलाता है। ठीक है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी कहलाता है मतलब। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन आपको पता है क्या होता है, जिसमें किसी नई चीज का निर्माण नहीं होता, जबकि रासायनिक में कोई नई चीज बन जाती है। भौतिक में जैसे बर्फ का पानी बनना, ठीक है, पानी का बर्फ बनना, ठीक है, पेड़ को काटना, ठीक है, बल्ब का बंद होना, बल्ब का चलाना। रासायनिक में किसी नई चीज का निर्माण होता है। पता है इसमें अगर आकार बदल जाए ना, जैसे मान लो कोई एक बड़ी सी रोटी है, आपने उसको तोड़ दिया, तो क्या वो रासायनिक है? नहीं, वो भौतिक ही रहेगा। एक सब्जी है, आपने उसको काट दिया, ये क्या है? भौतिक ही है। रासायनिक में किसी नई चीज का निर्माण होता है, जैसे भोजन का पचना, दूध से दही बनना। ठीक है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। कोई गैस नहीं निकल रही है तो वो क्या रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ लिया। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया अच्छे से। इसका क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। अब आ जाओ 7वें क्वेश्चन पे। ठीक है, जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट विलेन में लोहे की कील डाली जाती है तो अगले दिन विलेन का रंग कैसा हो जाएगा? तो हरा हो जाएगा। तो इसकी भी इक्वेशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। देखो ये चैप्टर है ना भौतिक, इसी के अंदर है। इस चैप्टर में सारी इक्वेशंस हैं और आपको सारी इक्वेशन अच्छे से करनी है। ये नहीं, देखो कॉपर सल्फेट विलेन है CuSO4। ठीक है, जब मैं आपको MCQ मैंने वीडियो डाली थी अलग से तो मैंने आपको समझाया था। ये देखो, ठीक है, तो ये नीलत होता बोलते हैं इसको। एग्जाम में आ सकता है कि आम लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसे, नीलत होता। लोहा लिया, फिर इसके बाद जब बना तो क्या बना? आयरन सल्फेट बना। आपको मेन ऐसे लिख के आना होता है। ठीक है, ठीक है, और मैंने बताया था नीलत होता बोलते हैं इसे। और ये क्या है? कॉपर है। ठीक है, ये भूरे रंग का हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप, और ये हरे रंग का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे हरा रंग पूछा तो इसी के रिगार्डिंग कोई और क्वेश्चन पूछेगा, आप कर लोगे ना। ठीक है, अब एक बात और सुनो, जैसे मान लो आपने ये वाला पढ़ लिया। ठीक है, ये देखो आपने खुद सारी एक्टिविटी देखी, सारी एक्टिविटी देखा करो। सारी एक्टिविटी देखोगे तो आप कर लोगे। आपने ये भी कर ली, ये भी कर लिया, आप ये भी कर लो, एक ये वाली एक्टिविटी भी कर लो। तो हो सकता है ये आपके में आ जाए। सिरका है और खाने का सोडा है, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ठीक है, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बना और अन्य पदार्थ बन जाएगा। ठीक है, अब आगे सुनो। ये कह रहे भौतिक परिवर्तन में इनमें से कौन सी घटना हो सकती है? बोलोगे आकार बदल सकता है, बाकी सारे रासायनिक परिवर्तन होते हैं, मैं भी आपको समझा चुका हूँ। फिर उसके नेक्स्ट कह रहे हैं निम्न में से कौन सी युक्ति समय मापने के लिए सहायता नहीं करती है? तो प्रेशर कुकर समय नहीं मापता। ये कह रहे वर्तुल गति कौन सी होती है? देखो 3 प्रकार की गति आपको पता होनी चाहिए। सरल गति, ठीक है, वर्तुल गति, ठीक है, और दोलन गति। ठीक है, तो सरल गति ऐसे होती है, वर्तुल गति ऐसे गोल 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 होती है, जैसे पंखा गोल गोल घूम रहा है, आप गोल गोल वाला झूला झूल रहे हो। ठीक है, मेले के अंदर। दोलन गति होता है कि अपने इस वाले पॉइंट से आप इधर गए, फिर आप इधर गए, इस तरीके से आने पीछे आगे पीछे चलते रहते हैं, इसे दोलन गति कहते हैं। तो इसने बोला कि वर्तुल गति कौन सी है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति वर्तुल गति कहलाई। ठीक है, मार्च पास क्या है? सरल गति है। झूले की गति क्या है? आप बोलोगे झूले की गति इसने जो है ना, ये नहीं बताया कौन सा झूला, तो हम मानेंगे कि रस्सी वाला जो झूला होता है ना, जो ऐसे लगा होता है, तो हम मान के चलेंगे ये आगे पीछे होने वाला है, तो ये दोलन गति है। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी है, वो सरल गति है। ठीक है, समय का ऐसी मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। अब जैसे समय का आया एग्जाम में, यहाँ पे मतलब प्रैक्टिस पेपर में, तो आप यहाँ पर दूरी का भी करो। दूरी का ऐसे मात्रा क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, चाल का क्या होता है? चाल का मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सी कार्बनिक अशुद्धि जल में पाई जाती है? तो मानव मल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मानव मल। ठीक है, अब हम आगे करेंगे, इन क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहा है पौधों की पत्तियों पर रंध्र नामक सूक्ष्म छिद्र होते हैं,
रंध्र के क्या कार्य हैं? देखो आप सिंपल बता देना। जो रंध्र होते हैं ना, वो पत्ती में छोटे छोटे छेद होते हैं, तो आपको पता ही है, हाँ या ना? तो ये करता क्या है आप बता देना। ये गैसों को आदान प्रदान करते हैं, और जो पानी है ना, पानी उसको भाप बना के उड़ा देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा अगर ये नहीं करना चाहते तो आप ये कीजिए, ये बताइए सहजीवी संबंध किसे कहते हैं? इस संबंध में रहने वाले एक जीव का नाम लिखिए। देखियो ये ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये आपकी बुक में जो पहला चैप्टर है उसमें भी आप आराम से देख सकते हो। वैसे मैं सारे सारे क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन ऐसे में वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। और उदाहरण क्या है? लाइकेन। ठीक है, लाइकेन में दो जने होते हैं। ठीक है, एक होता है आप देखो शैवाल, दूसरा होता है कवक। ठीक है, और ये याद रखना, कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कौन किसको क्या देता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे आपने पढ़ लिया है तो मैंने समझा ही दिया। ठीक है, आगे सुनो, ये कह रहा है बरसात के मौसम में मशरूम अच्छी तरह क्यों उगते हैं? तो आप बता दो कि बरसात के मौसम में जो मशरूम है वो अच्छी तरह इसलिए उगते हैं क्योंकि जो कवक है ना, कवक उसके विकास के लिए अनुकूल वातावरण हो जाता है। बस इतना। ठीक है, ये कह रहे हैं प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर या डॉक्टरी तापमापी के बीच में अंतर बताइए। तो आप बता दो कि जो प्रयोगशाला का जो थर्मामीटर है ना, में किंक नहीं होता और ये अधिक तापमान माप सकता है। ठीक है, जो प्रयोगशाला वाला है, जबकि चिकित्सा थर्मामीटर में किंक होता है और केवल शरीर का तापमान माप सकता है। और बाकी थोड़ा अगर आपको ओ लिखना है तो उसकी रेंज आप बता सकते हैं कि जो ये वाला जो है ना, जो डॉक्टर थर्मामीटर है, इसकी रेंज कितनी होती है। अच्छा बच्चों, ये तो आपको पता है ना, हमारी बॉडी का सामान्य तापमान कितना होता है? हमारा कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, और ये कितने से कितने तक रेंज होता है आपको यहाँ पर मेंशन किया होगा। और ये प्रयोगशाला का थर्मामीटर है, ये देखो ये रहा, है ना, और ये देखो। ठीक है, और मैं आपको बता दूं जो हमारे पास जो थर्मामीटर होता है उसकी रेंज कितनी होती है? 35 से 42 की होती है। ठीक है, जो डॉक्टर थर्मामीटर होता है। ओके, तो आप जब इसके बारे में लिखोगे बोलना इसकी रेंज बहुत बड़ी होती है, इसकी रेंज छोटी होती है। ठीक है, इसकी रेंज। ठीक है, बुक से अगर स्टडी करते हो ना एक लाइन का तो आप अच्छे से बता सकते हो। और ये डिजिटल थर्मामीटर आजकल चल चुका है जिसे अंकीय तापमापी कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है थल समीर किसे कहते हैं? अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हो, थल समीर किसे कहते हैं? तो मतलब थल समीर का मतलब होता है जब रात में ना ठंडी हवा भूमि से समुद्र की ओर बहती है तो उसे थल समीर कहते हैं या भूमि पवन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 5वें नंबर पे, ये कह रहा है कागज काटना एक भौतिक प्रक्रिया है परंतु कागज जलाना एक रासायनिक प्रक्रिया है, क्यों? देखो कागज को काटा, ठीक है, वो भौतिक इसलिए है क्योंकि नया पदार्थ नहीं बना, जबकि जलाने पर राख और गैस बन गई इसलिए नया पदार्थ बना, इसलिए वो रासायनिक है। ठीक है, आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर, ये कह रहा है आहार नाल के किस भाग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है? ठीक है, तो आपको पूछा गया है कि आहार नाल के किस भाग में HCl पाया जाता है। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, तो आप सीधा लिख दोगे पेट में। ठीक है, मैंने अभी आपको समझा दिया था। उसके बाद आगे देखो यहाँ पर, ये कह रहा है यह अम्ल खाना पचाने में किस प्रकार सहायता करता है? तो आप बता दो कि भाई यह ना भोजन में जितने भी जीवाणु वगैरह कीटाणु होते हैं उन्हें मार देता है। ये पेप्सिन एंजाइम को सक्रिय कर प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, फिर कह रहे ये नहीं करना तो ये कर सकते हो, ये कह रहे अमीबा में खाद्य पदार्थ का पाचन कहाँ होता है? तो बता दो कि अमीबा में जो खाद्य पदार्थ का जो पाचन है वो खाद्य रिक्तिका फूड वैक्यूल्स में होता है। फिर ये कह रहे हैं अमीबा के पादाप के दो उपयोग बताइए। जो नकली पैर होते हैं ना वो क्या करता है? तो उसे इंग्लिश में सुडोपोडे बोलते हैं। ठीक है, तो चलने में सहायता करता है, मतलब उसको तैरने में लिख देना, तैरने में।
और भोजन ग्रहण करने में सहायता करता है। तालना लिख देना, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है हमें सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये हम क्यों पहनते हैं। आप बोलो क्योंकि वो ऊष्मा को ना स्थानांतरित नहीं होने देता, ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और शरीर को गर्म बनाए रखता है। तो गहरे रंग के कपड़े होते हैं ना इस तरीके से, इसलिए गहरे रंग के कपड़े पहनोगे तो आपको ठंड ज्यादा नहीं लगेगी। फिर ये कह रहा है अगर आपको अत्यंत सर्दी में एक मोटा कंबल अथवा एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबलों में से किसी एक को चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे। आप बोलेंगे दो पतले कंबल चुन लेंगे, क्योंकि पतले कंबल चुनने से क्या होगा, उसमें ऊष्मा जो है वो ट्रैप हो जाती है। तो इसलिए दो पतले कंबल अगर आप किसी को दे रहे हो, ठीक है, एक मोटे से, तो दो पतले कंबल ज्यादा बढ़िया होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बीच की हवा ऊष्मा का एक अच्छा रोधक हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्लियर हो गया आपको। फिर नेक्स्ट है आठवां, कह रहा है एक सरल लोलक के इधर उधर गति कौन सी कहलाती है। देखो मैंने आपको बताया था ना, इस तरीके से अगर कुछ आगे पीछे होती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, ठीक है, दोलन गति बोलते हैं, ठीक है। देखो दोलन गति का एक और नाम होता है, मैं आपको बता दूं, इसे आवर्ती गति भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आवर्ती गति, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है एक सरल लोलक 30 दोलन पूरे करने में 45 सेकंड लेता है, तो लोलक का आवर्तकाल कितना हो, तो टाइम पीरियड निकालना है। तो जब भी टाइम पीरियड निकालना हो ना, तो आपको क्या करना होगा, मतलब कहने का देखो सिंपल, अगर आप कंसेप्ट क्लियर करो कि 30 दोलनों को पूरा करने में 45 सेकंड लगते हैं, तो एक दोलन को पूरा करने में कितना समय लगेंगे, 30 को पूरा करने में 45 लगते हैं, तो एक को पूरा करने में 45 बटे में 30, ठीक है, तो डिवाइड करो तो 1.5 सेकंड आ गया। तो सिंपल है, जितना टाइम दिया होगा और जितने यहाँ पे ऑसिलेशन दिए होंगे उससे डिवाइड कर देना, ठीक है। समझ में आ गई, तो आपको टाइम पीरियड आपको पता लग जाएगा कि कितना लगेगा, एक में कितना लगेगा, ठीक है। ठीक है, गति की परिभाषा दीजिए, गति किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे किसी वस्तु की मूल स्थिति से अवस्था में परिवर्तन, जैसे वो जहां से पे है ना वहां से अगर बदल गई तो उसे हम गति कहते हैं, ठीक है। समझा कि गति अगर कोई पूछे क्या बोलोगे, किसी वस्तु की मूल स्थिति में परिवर्तन, गति कहलाता है, ठीक है। मतलब वो अपने मूल बिंदु से कहीं और चली जाए तो उसकी गति होती है, ठीक है। ये कारण निम्नलिखित स्थिति में गति का दूरी समय ग्राफ आपको बनाना है, ठीक है। देखो यहाँ बोलो नियमित चाल, ये ना मैंने करनी है, इसी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो नियमित चाल से गति का करना एक ट्रक है, ठीक है। देखो नियमित चाल से तो दूरी समय ग्राफ है, तो आपने इस तरीके से लाइन डालनी है, ठीक है। मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर इधर देखो, तो नीचे समय होता है और ये दूरी होती है, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, तो आपको पता है बराबर समय में जब बराबर दूरी तय की जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एक समान गति या नियमित चाल बोलते हैं। तो आपको ऐसे डायग्राम बना के आना है। ये कह रहा है सड़क के किनारे कोई गाड़ी खड़ी है, तो आपको क्या करना है, यहाँ लिख देना समय, यहाँ लिख देना दूरी, और यहाँ पे या तो इसे लाइन को डार्क डाल दो या इधर लाइन डाल दो, कहीं भी डाल सकते हो, ठीक, इधर कर दो इधर कर दो। तो ये क्या है, समय बीत रहा है, गाड़ी अपनी जगह पे कोई दूरी बढ़ या घट नहीं रही है। तो इस तरीके से डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। बाकी ये देखो ये बना हुआ है, मैं आपको दिखा रहा था बुक में, ठीक है। देखो ये हो गया एक समान चाल वाला, और ये गाड़ी रुकी हुई है, ठीक है। और ये हो गया असमान गति, ठीक है। इसमें क्या है, गाड़ी की स्पीड कभी बढ़ रही है या घट रही है, मतलब इक्वल इंटरवल में इक्वल नहीं है, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि यहाँ पर आपसे पूछ लेगा कि भाई किसकी स्पीड ज्यादा है, तो ये ऊपर है तो ये ज्यादा है, क्योंकि कम समय में ज्यादा दूर जा रही है, ठीक है। तो बुक के क्वेश्चन करो, जैसे यहाँ पे एमसीक्यू में आ गया कौन सा फॉर्मूला सही है। तो अगर आपको एक फॉर्मूला याद है ना, दूरी बराबर चाल गुणा में समय, तो आप इससे सारे फॉर्मूले निकाल सकते हो। मान लो चाल का पूछ लिया, तो दूरी समय बटे में चला जाएगा, ठीक है। ऐसे चाल का मूल मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। इस बार न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लेना अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो, ठीक है। ये वाला भी क्वेश्चन देखो आगे, बुक से आता है इस चैप्टर में से, ठीक है, अच्छे से करना, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो आपको यहाँ डायग्राम जो है ना, इन्होंने पूरा यहाँ पे
हिंदी मीडियम में बनाया नहीं है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में सारे यहाँ लाइन लिए हुए हैं, आपको सारे नाम बताने हैं, ठीक है। ये आप बुक से अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आपकी बुक में सेकंड चैप्टर में ये बना हुआ है, इसको आप अच्छे से याद कर लो। मुख्य गुहिका कौन है, लाला ग्रंथि कौन सी है, अमाशय कौन सा है, ठीक है, अग्नाशय कौन सा है, ठीक है। और मलाशय और गुदा, आपको ये सब अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। वेदांत्र ये बड़ी, और शुद्रांत ये छोटी वाली, ठीक है, जो नीचे अंदर है, और ये अग्नाशय, ठीक है। फिर यहाँ पर फिलिंदा ब्लैंक्स है, ये कह रहा है विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कह रहा है अपांक के उपचारण के दौरान डैश उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आपको बताना है यहाँ पे, ये ना जैसे पशुओं का जो सड़ा गला पदार्थ होता है ना, उसको हम जैसे गड्ढे में डालते हैं तो ये गैस निकलती है, तो उसी को अपांक कहा गया है। तो ये बायोगैस निकलती है, ठीक है, बायोगैस। ये कह रहा है डैश यथास्थान मानव मल निपटान तंत्र का एक उदाहरण है। तो मल निपटान को करना है, जैसे मल को हमें निपटान करना है, मतलब जैसे पर्यावरण को साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेप्टिक टैंक का यूज करना पड़ता है। फिर कह रहा है अनुपचारित मानव मल एक स्वास्थ्य डैश, अगर हमने मल का अनुपचार कर दिया, मतलब उसको सही से हमने जैसे यहाँ पर निपटान करा है, यहाँ नहीं करा तो बदबू बहुत आएगी, अनेक प्रकार के कीड़े पैदा हो सकते हैं, तो क्या होगा, संकट पैदा हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहे हैं शुष्क अपांग का उपयोग डैश के रूप में किया जाता है, अगर अपांग सूख जाता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो सूख जाते हैं, तो वो खाद के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, खाद, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कह रहे हैं लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को समझाइए। तो लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को आप बोलोगे जब लोहा हवा या नमी के संपर्क में आता है ना, नमी के, तो उस पर लाल भूरी परत बन जाती है, जिसे जंग कहते हैं, ठीक है। और आवश्यक स्थितियां जैसे हवा और नमी की उपस्थिति होना बहुत जरूरी है। और जंग लगने के बचाव के तरीके क्या है, जैसे पेंट लगाना, ग्रीस लगाना, गैल्वेनाइजेशन कर देना, जिंक की परत चढ़ा दोगे ना, इस तरीके से। समझ में आ गया। फिर ये कह रहा है भौतिक, अगर ये नहीं करना तो ये भौतिक रासायनिक परिवर्तन के रूप में बांटना है। तो मैग्नीशियम रिबन के फीते का जलना क्या है, रासायनिक है, क्योंकि हम एक मैग्नीशियम रिबन को जला रहे हैं और ये व्हाइट कलर का पाउडर बन जाएगा, ठीक है। फिर है चौक को छोटे हिस्सों में तोड़ना, जब हम चौक को छोटे टुकड़े में तोड़ेंगे ना, तो हमने इसका आकार बदला खाली, तो ये भी क्या कहलाएगा, भौतिक कहलाएगा, ठीक है। ऊपर वाला क्या था, रासायनिक। कंसेप्ट समझोगे तभी फायदा, नहीं तो बेकार है, क्योंकि एग्जाम में तो हमेशा नया आता है। चावल पकाना क्या, रासायनिक है, ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, रासायनिक। और बर्फ का पिघलना क्या है, बर्फ का पिघलना जो है वो है भौतिक, क्योंकि बर्फ द्वार से बन जाएगी, ठीक है। ऐसे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलीकरण कर रहे हैं, ठीक है, तो वो वापस बन जाएगा, ठीक है, तो इसलिए ये भौतिक कहलाएगा, ठीक है। फिर ये सेक्शन ई पर आ जाइए। सेक्शन ई यहाँ पर आप देख रहे हैं, 12वें क्वेश्चन है यहाँ। ये कह रहा है शालू ने एक ही प्रकार के पौधों के 2 गमले लिए और उन्हें और बा चिन्हित किया, ठीक है, सुनने मेरी बात। फिर क्या हुआ, उसने गमला आ को अंधेरे कमरे में रखा और गमला बा को सूर्य के प्रकाश में रखा। 72 घंटों के बाद उसने दोनों गमलों की पत्तियों पर आयोडीन परीक्षण किया। पता किस गमले की पत्तियां आयोडीन परीक्षण के दौरान नीली काली होंगी, तो जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होगा वो होगी, ठीक है ना। दूसरा, पत्तियों को हरा रंग देने वाले वर्णक का नाम बताइए। तो आप बताओ कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया, आप बता दो कि इसका आंसर है जो गमला नंबर 2, ठीक है, इस वाले का गमला बी, ठीक है। और इसका आंसर क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये आप यहां से क्लोरोफिल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा तीसरे चौथे में से आपको एक करना है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो आपको पता ही है, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि सूर्य का प्रकाश जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से हरे पौधे जो होते हैं ना वो भोजन बनाने की प्रक्रिया करते हैं, तो इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। जो पौधे भोजन बनाते हैं ना, उस पूरे प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। ये देखो, ये आपको पूरी क्वेश्चन याद रखना, ये लिखा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ठीक है। ये अपनी बुक से आप अच्छे से एक बार देख लेना, फर्स्ट चैप्टर में ही है। और ये वाला डायग्राम भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। डायग्राम आपको अच्छे से करने सारे। फिर 13 क्वेश्चन है यहाँ पर,
रवि अपने पिता के जन्मदिन के लिए हलवा बना रहा था। उसने देखा कि कढ़ाई का लकड़ी का हैंडल ठंडा था, परंतु धातु की चम्मच बहुत गर्म थी। यार किस प्रक्रिया द्वारा कढ़ाई की ऊष्मा धातु की चम्मच तक पहुंच गई? बोलोगे चालक या चालन की वजह से। बोलोगे क्योंकि विद्युत धारा जो होती है ना, वो धातु में प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, ये कह रहे तांबा ऊष्मा का क्या है, चालक है या कुचालक है? तो चालक है। जिसमें से विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित होती है ना, उसे चालक कहते हैं। जिसमें से विद्युत धारा या ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती वो कुचालक कहलाता है, जैसे लकड़ी हो गई। तीसरा है चौथे दोनों में से एक करना। ये कह रहा है खाना पकाने वाले बर्तनों के हैंडल लकड़ी या प्लास्टिक के क्यों होते हैं? अब बोलोगे क्योंकि उसमें चालन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, वो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये लिखो लकड़ी और प्लास्टिक ऊष्मा के बुरे चालक होते हैं। ठीक है, ये कुचालक होते हैं जिससे हाथ नहीं जलता। ठीक है, फिर ये कह रहे रवि ने टिन के समान आकार वाले 2 डिब्बे लिए, एक काला और दूसरा सफेद। उसने दोनों को पानी से भरकर धूप में रख दिया। कौन सा डिब्बा अधिक गर्म होगा और क्यों? मैं आपको बता दूं, जो काला रंग होता है ना, वो जल्दी से उसमें हीट को एब्जॉर्ब करने लग जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा। ठीक है, और काला रंग जो होता है वो उष्मा को ज्यादा अवशोषित करता है, ये याद रखना। सफेद रंग जो होता है वो इतना नहीं करता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है। ठीक है, अब आगे सुनो। फिर नेक्स्ट है ये 14 क्वेश्चन। ये कह रहा है रिया सुबह 7:15 बजे, मतलब 7:15 अपने घर से साइकिल चलाकर स्कूल के लिए निकली, जो 10 किलोमीटर दूर है। वह प्रातः 7:55 स्कूल पहुंची। शाम को वह 20 मिनट में ऑटो रिक्शा से वापस घर आई। ठीक है, साइकिल चला कर गई और साइकिल में छोड़ा स्कूल में। चलिए, हमें इससे लेना देना नहीं है। ठीक है, हम तो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रिया को प्रातः घर से स्कूल पहुंचने में कितने मिनट लगे? बताओ। देखो 7:15 पे निकली थी, 7:55 पे पहुंची, तो 7:55 में से 7:15 घटा दो तो कितना बचा? यहाँ पर कितना लगेगा आप देख सकते हो, 40 मिनट लगे। कितने लगे? 40 मिनट। ठीक कह रहा है कौन सा वाहन तेज था, साइकिल या ऑटो? सिंपल सी बात है, ऑटो थी। हाँ है ना, क्योंकि ऑटो में सिर्फ कितने लगे? 20 मिनट लगे। फिर कह रहे साइकिल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखो, हमें यहाँ पे साइकिल की स्पीड पता लगानी है, तो पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। चाल का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ, चाल का फॉर्मूला क्या होता है। चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटे में समय। तो दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। ठीक है, और समय हमें कितना दे रखा है? अब किसका निकालना है यहाँ पे? किसका निकालना है? किलोमीटर प्रति घंटा, साइकिल की। ठीक है, तो साइकिल में समय कितना लगा था बताओ? 7:55 पर वो पहुंची है, 7:15 से वो निकली थी, तो 40 मिनट लगे थे ना। तो 40 मिनट, ये नीचे मिनट लिखेंगे। अब उसने पूछा किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में निकला है, इसको हमें घंटे में बदलना पड़ेगा। और घंटे में बदलने के लिए इसको 60 से डिवाइड करेंगे, तो 60 बटे में लिखेंगे, तो यहाँ पे मिनट की जगह क्या आ जाएगा? आवर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे? 10, ये 60 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये जीरो कट गई, इसे काटो, 4 एकम 4, एक इसे दे देंगे, फिर 2 इसे दे देंगे, 4 पंजे 20, तो 15। तो 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले 10 किलोमीटर था, फिर नीचे क्या था? 40 मिनट में वो जो है गई थी। तो फिर हम इसको दोबारा लिख लेंगे 10 40, इस मिनट को आवर में बदलेंगे। आवर में बदलेंगे नीचे 60 लगाना पड़ेगा, इस लाइन को बड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला होता है ना, उल्टा हो जाता है ऐसे करके। तो 10 ये हो जाएगा, 60 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे का नीचे रहेगा। फिर 0 से 0 कट गई, तो 4 के टेबल में 60 कौन से नंबर पे आता है? 15 नंबर पे। अगर नहीं काट पा रहे तो आप 60 को 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20। तो इस तरीके से 15 आ गया, तो 15 किलोमीटर पर आवर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, ये कह रहा है, समझ में आ गया ना आंसर? 15 किलोमीटर पर आवर पूरा पूरा लिखना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, ये कह रहा है डैश वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो बताओ, हम जो दूरी है वो किसके द्वारा मापते हैं? ओडोमीटर से। ओडोमीटर से दूरी को मापा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसे बोला जाता है पथ मापी। पथ मापी। और जो वाहन की गति है वो पता किससे मापी जाती है? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर से। किससे? स्पीडोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, समझ में आ गए? अब मेरी बात सुनो आगे। ये 15 क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, आपसी जल उपचार संयंत्र में 4 चरण शामिल हैं। ठीक है, तो आपको इसे पढ़ना है, जैसे जो गंदा पानी है ना साफ कैसे किया जाता है उसके रिगार्डिंग है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ये पहला कह रहा है
जल को रोगाणु रहित करने वाले एक रसायन का नाम बताना है। तो क्लोरीन का यूज करके हम पानी को साफ कर सकते हैं। ठीक है, डैश की वृद्धि के लिए निर्मलीकृत जल में पंप द्वारा वायु को गुजारा जाता है। तो हम किसकी वृद्धि करना चाहते हैं? देखो आप चैप्टर 13 है ना, तो ये सारा बुक से ही आता है। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखो 4 पॉइंट में यहाँ पर मेंशन किया गया सारा, और ये आपकी इसमें भी होगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, देखो निम्नलिखित जल में पंप द्वारा वायु गुजारा जाता है, लिखा ना वायु, तो कौन सी वायु को गुजारा जाता है यहाँ पर? अगर इन्होंने यहाँ लिखा है तो ठीक है, नहीं तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे वायवीय, वायवीय, ठीक है, ये देखो ये रहा वायवीय जीवाणु। ठीक है, वायवीय जीवाणु की वृद्धि करने के लिए। तो ऐसे आपको चैप्टर अच्छे से डिटेल में पढ़ना है ताकि आप अच्छे से कर पाओ। फिर नेक्स्ट है, घर में वाहित मल को कम करने के 2 उपाय सुझाइए। तो पानी को कम से कम यूज करें, मतलब तेल वगैरह जो चीजें हैं या जो अपशिष्ट पदार्थ है उसे नाली में मत बहाएं, बना बना के से आप अपने लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट है कि सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने के 2 तरीके बताओ। मतलब कूड़ा कचरा इधर उधर ना फेंकें, फिर सड़कों व सार्वजनिक जो स्थल है उनको साफ रखें, थूके ना, कचरा उधर ना फैलाए, बना बना के आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इतना ही था इस वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर।